क्लास 8 लेसन नंबर 11 1870 से 1947 तक के बीच की जो घटनाएं घटी थी उनके बारे में बताया जा रहा है इस चैप्टर में। तो इसमें आज हम पढ़ते हैं उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम वर्गीय पार्टी बनी रही। कल हमने पढ़ा था कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना में किन किन राष्ट्रवादियों का योगदान था। इनमें एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने भी योगदान दिया था और अंग्रेज कुछ बढ़िया अच्छे काम करते थे। उन्हीं में एक थे ए.ओ. ह्यूम। इन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये कहा गया है कि लगभग अपने 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य से नहीं भटकी। उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छे काम किए। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में परीक्षा आयोजित की जाए। अर्थात ये कांग्रेस पार्टी की ही देन है। उस टाइम जो सिविल सर्विस आईसीएस की परीक्षा पास करने के लिए जो परीक्षा होती थी वो सिर्फ लंदन में होती थी और यहाँ भारतीयों की मांग थी कि सिविल सर्विस परीक्षा का जो आयोजन है वो भारत में भी ये आयोजित किया जाए और हमारे जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको उच्च पद प्राप्त हो। तो उन्हीं के प्रयासों से ये भारत में आयोजित की गई परीक्षा। आगे है शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवादी खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज अफसर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेवारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। अर्थात अंग्रेज यहाँ से जो सब कुछ इनको मिलता था वेतन के रूप में वो इसका बड़ा हिस्सा अपने देश में भेज देते थे। लोगों को उम्मीद थी लोगों को ये उम्मीद थी कि भारतीयकरण में यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। अर्थात अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत के लोग पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बने, लेकिन भारतीय लोगों को ये उम्मीद थी कि भारतीय करण से यहाँ के जो धन संपत्ति है कुछ हद तक भारत में ही रुकने लगेगी। अर्थात भारत के जो युवा हैं वो अधिकारी बनेंगे और सैलरी जो है यहाँ की यहीं रह जाएगी। भारतीयों की मांग ये भी थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त कर दिया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। यहाँ पे निरस्त वर्ड आया है, इसका अर्थ ये दे रखा है किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकारित रूप से समाप्त कर देना। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। अर्थात ब्रिटिश शासन की नीतियों की वजह से ही गरीबी बढ़ रही है, अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विफल हो गए हैं और अनाज के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम कर दिया जाए, फौज के खर्चों में कटौती कर दी जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए, अर्थात छूट दी जाए, सब्सिडी दी जाए। इसमें नमक का विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले
इसमें क्या क्या था, नमक कर, अर्थात सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, ये हटाया जाए। विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव और भारतीयों के काम में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वन में जो लोग रहते थे उनकी बढ़ती मुसीबतों को खत्म करने के लिए प्रस्ताव पास किए गए थे। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के एक में ही नहीं बोल रही थी। अर्थात कांग्रेस की जो नीतियाँ थी, प्रणाली थी, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये सिर्फ पढ़े लिखों की पार्टी होते हुए भी सभी के लिए काम कर रही थी। मध्यम मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत करना चाहते थे, जानकारी देना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। अर्थात ये वास्तव में देशभक्ति ये थे। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन देश को तबाही की ओर ले जा रहा है। अखबारों के माध्यम से प्रचार किया, अपने लेख लिखे, अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की बुराई की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यमार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार करने लगे। अर्थात अंग्रेजों को ये लगने लगा, मध्यमार्गियों को ये लगता था कि अंग्रेज जो है स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की जो न्याय संगत, अंग्रेजों की नज़र में जो न्याय संगत मांग थी उनको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराना चाहिए। अब ये देखो भी, सोने की चाह में बिनसा वाचा नामक एक मध्य मार्गी नेता ने 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए कहा था। नौरोजी कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये आजकल फिरोज शाह अपने निजी कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। वे लोग अपने ही पहले ही काफ़ी अमीर हैं। तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश कैसे प्रगति करेगा। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया कि सभी व्यक्ति जो कांग्रेस के सदस्य थे अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। अगर सारे अपने अपने कामों में बिजी रहेंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा। ये बताया है यहाँ पर। एक इसको याद रखना भी, सम पर भू क्या होता है। हो सकता है मैं दोबारा बता रहा हूँ, बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। अर्थात देश से संबंधित मामले देश की जनता करती है या उनके चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। इसमें बाहरी सदस्य को, बाहर के देश के व्यक्ति की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसके हस्तक्षेप के बिना ही ये काम होता है। अब है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक और तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए चरमपंथियों की आलोचना की और ये आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता कामों के महत्व पर जोर दिया। अर्थात ये लोग कौन थे? ये गर्म दल के नेता थे। लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। इनको नरमपंथियों की जो राजनीति थी वो अच्छी नहीं लगती थी। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग पर बंगाल का हिस्सा था।
और अंग्रेज़ों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा से को ध्यान में रखते हुए बंगाल का विभाजन करना जरूरी था। परंतु इन प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इससे किसको सुविधा मिलने की इच्छा थी? जाहिर है इसका मतलब है अंग्रेज अफसर अपने व्यापारियों के फायदे से इसको करना चाहते थे, अर्थात व्यापारियों का फायदा चाहते थे। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उनके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया, जनसभाओं का आयोजन किया और जुलूस निकाले। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इसमें जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के रूप से जाना जाता है। ये यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक दिखा रखे हैं। इन्होंने एक अखबार निकाला था, उसका नाम था केसरी, मराठी का अखबार था ये, और ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गए थे ये। तो ये जो आंदोलन निकला, ये स्वदेशी आंदोलन निकला। इस आंदोलन में सबसे ताकतवर, बंगाल में सबसे ताकतवर था ये आंदोलन, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी गूंज सुनाई दे रही थी। जैसे आंध्र प्रदेश के डेल्टा में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन सरकार का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी धड़े ने जनता को एक साथ इकट्ठा किया और ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। जैसे 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। मुस्लिम लीग की मांग ये थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए भी रिजर्व कर दी गई, आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाता था। इससे कारोबार में, राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय व लोगों के लिए अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। मध्यमार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात ये गर्म दल के नेता थे, ये चाहते थे कि बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता, इसके लिए बल प्रयोग चाहिए, जो कि सही नहीं है। बल प्रयोग की आवश्यकता होती थी, लेकिन ये मध्य मार्ग इसको नहीं मानते थे। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्य मार्गी धड़े का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों गुटों में एक बार फिर एकता दिखाई स्थापित हुई। इस साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिता सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। यहाँ पे वर्ड आए हैं: परिषद, प्रशासकीय सलाहकारी या प्रतिनिधित्व दायित्वों को निभाने वाली निर्वाचित संस्था। फिर क्रांतिकारी हिंसा, समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का प्रयोग करना। ये लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। यह याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी धड़े के एक प्रमुख नेता थे। ये आर्य समाज के समर्थक सदस्य भी थे। तो आज के लिए इतना ही, और इससे आगे हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।